गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपनी 5th यूनिट में, और हायर एजुकेशन में भी इसका बहुत काफ़ी मतलब पढ़ने को ये बार बार मिलेगा आपको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसीलिए इसका बेसिक जो है अगर आप यहीं से क्लियर करके चलेंगे इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो चलिए देखते हैं क्या होती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रचक्रण कक्षा युग्मन। ठीक है, तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू एल, जो कि ऑर्बिटल मोशन के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल मोशन के अलावा अगर मान लीजिए वो अपनी स्थिति पर स्पिन करता है, तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग मोशन कहते हैं। स्पिन मतलब घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज और एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उस मोशन को हम कहते हैं स्पिनिंग मोशन। और इस गति की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है म्यू एल। ठीक है, और म्यू एस व म्यू एल के बीच में, दोनों के बीच में, स्पिन और ऑर्बिट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। ओके, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मतलब स्पिनिंग मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहलाता है, या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो कहलाता है। अब जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो ना आप दो डायग्राम, ये कक्षा थोड़ी वृत्ताकार बनने से रह गई मुझसे, पर आप लोग इसको बिल्कुल सर्कुलर बना लेना। ठीक है, तो जैसे सेंटर में हमारा नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब जब वो नाभिक पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख रहा है, तो नाभिक पे खड़े व्यक्ति को नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम उस ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रॉन पे खड़ा कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे खड़ा कर दें, तो उसे क्या लगेगा कि नाभिक जो है वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पे खड़ा होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लो खड़ा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या होगा तो ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, लेकिन उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग किसी बस में सफ़र कर रहे होते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जो सड़क के दूसरी तरफ के जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, वो पीछे की तरफ नहीं जाते, हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग किसी ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रॉन की स्थिति पे खड़ा करते हैं तो उसे लगेगा कि न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ आएगा तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो खुद यहाँ से यहाँ नहीं आया है, बल्कि जो नाभिक है वो यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, इस तरीके से नाभिक उधर शिफ्ट हो रहा है, उसे ऐसे लगेगा। तो एक तरीके से ये एक रैंडम मोशन, स्यूडो मोशन हो जाता है, आभासी या छद्म जिसको बोलते हैं वो मोशन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे खड़ा ऑब्जर्वर जब देखेगा तो उसे लगेगा कि नाभिक जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसे ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इस आभासी गति के कारण, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो तो रहा नहीं कि नाभिक चक्कर लगा रहा हो इलेक्ट्रॉन के, हो तो ये रहा है इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो इस आभासी गति के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी से शो करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो
जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके पैरेलल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर नाभिक की आभासी गति के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से उत्पन्न ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है उस स्थिति में जिस चुंबकीय क्षेत्र को वह अनुभव करता है और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन को हम लोग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से जो ऑर्बिटल मोशन से जुड़े हुए पैरामीटर हैं उनका जो स्पिनिंग मोशन से जुड़े हुए पैरामीटर है उनके साथ जो संबंध है, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहलाता है। अब क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो जो है उनका दोनों का आपस में संबंध या जो होता है वो होता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इस इंटरेक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है ESL, स्पिन और ऑर्बिटल से जुड़े हुए पैरामीटर का आपस में रिलेशन है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड μs.b। ठीक है। तो यहाँ पे μs मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है -E/m s वेक्टर। ये हमने उधर पहले से जो लिखे थे ना, पहले लास्ट क्लास के अंदर जब किए थे स्टर्नगल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने किया था GS E/2m s वेक्टर। GS का मान 2 होता है तो ये इससे गया -E/m s वेक्टर। जो जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन जो है दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू L वेक्टर। तो ESL, जैसे ESL में क्या है, एक तो μs है, μs किस पे डिपेंड करता है, S पे, और एक है B, और B किस पे डिपेंड करता है, L पे। तो ESL किस पे डिपेंड करेगा, S और L पे, S और L के प्रोडक्ट पे। अब ये समानुपात का निशान जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे S वेक्टर डॉट L वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है इस इंटरेक्शन की वजह से, स्पिन और ऑर्बिट के इंटरेक्शन की वजह से, और FR जो है वो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन की गति को प्रभावित करेंगे। तो क्वांटम के अनुसार FR जो होता है उसका मान ये होता है, इसको एज इट इज़ याद कर लो यहाँ पे, बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा इस थ्योरी के अंदर। और इसमें V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, -kZe²/r। ओके। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो dV/dr हो जाएगा kZe²/r²। तो r² होएगा ना, तो ये r⁻³ हो जाएगा, और ये ऊपर kZe² है ही सही, नीचे 2m²c²। ओके। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ESL FR S वेक्टर डॉट L वेक्टर होता है। ये जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है इसमें क्या होता है, ये जैसे एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा यानी कि ऊर्जा स्तरों में कहीं तो दिखेगी। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें, उनकी एनर्जी में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन के कारण L इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली एनर्जी लेवल जो है, L इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाले एनर्जी लेवल, ये वाले एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक लेवल जो है वो 2 लेवल में टूटेगा, द्विगुणित हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, जितने भी लेवल होते हैं वो डबल हो जाते हैं, जिसके कारण इन ऊर्जा स्तरों में जो संक्रमण होगा उनसे जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलती हैं, पहले जैसे सिंपल अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ना हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से एक लाइन की जगह 2 लाइन मिलेगी, तो
जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी पास जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं उनका अप्रॉक्सीमेशन डबल लाइन स्ट्रक्चर जो होती है वो जो हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म संरचना। ठीक है, आगे ये सूक्ष्म संरचना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। और ज़रा सा थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं कि मान लीजिए कोई एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, तो ट्रांजिशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, अपर लेवल से लोअर लेवल में। तो फिर इससे जो लाइट एमिट होगी उसकी वजह से स्पेक्ट्रम में हमें एक रेखा प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, और जब हम लोग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करते हैं तो ये लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे मान लो ये मान लो L इज़ इक्वल टू 0 का है और ये मान लो L इज़ इक्वल टू समथिंग जो भी है उसका है, तो 0 वाला तो स्प्लिट होगा नहीं, L इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाले ही स्प्लिट होंगे। तो ये जैसे L इज़ समथिंग कुछ था तो वो स्प्लिट हो गया, वो स्प्लिट मतलब दो भागों में टूट गया। तो अब ट्रांजिशन ये भी हो सकता है, ट्रांजिशन ये भी हो सकता है, तो स्पेक्ट्रम में अंदर क्या होगा, दो लाइनें प्राप्त होंगी। तो इसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर या द्विरेखा संरचना। ओके, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से हो रहा है। अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की गुणात्मक व्याख्या। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है वो ये है, ESL इज इक्वल टू FR S वेक्टर डॉट L वेक्टर, FR S वेक्टर डॉट L वेक्टर। S वेक्टर स्पिनिंग मोशन की वजह से स्पिन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, यूँ कह सकते हैं इसको। तो स्पिन का और एंगुलर मोशन का दोनों का रोल रहता है, दोनों की वजह से ये इंटरेक्शन होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में अतिरिक्त जो परिवर्तन आता है वो है इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा, एक्स्ट्रा स्थितिज ऊर्जा होती है वो ये होती है FR S वेक्टर डॉट L वेक्टर। अब देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, J इज इक्वल टू L प्लस S। L तो होता है एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति के कारण, इस तरह की गति के कारण कोणीय संवेग, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिनिंग मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्थिति पे घूमता रहता है ना, तो उस मोशन की वजह से क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले हमने ऊपर अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक ऑब्जर्वर को हम इलेक्ट्रॉन पे बैठा दें तो उसे लगेगा कि न्यूक्लियस उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए वो कोई ऑब्जर्वर है, वो इलेक्ट्रॉन पे खड़ा है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जैसे मान लो न्यूक्लियस यहाँ है, ऑब्जर्वर थोड़ी देर बाद में घूमने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पहुँचा तो उसे क्या लगेगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो इधर चला गया। फिर जब वो यहाँ आएगा तो उसे लगेगा न्यूक्लियस जो है वो और पीछे चला गया, और जब यहाँ आएगा तो लगेगा न्यूक्लियस और पीछे चला गया। तो उसे ऐसे लगेगा कि वो तो वहीं खड़ा है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये थ्योरी है, ठीक है। तो स्पिनिंग मोशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होता है, तो L प्लस S हो गया। अब हम लोग जिसे J डॉट J करें तो ये क्या होगा, L प्लस S और L प्लस S, तो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, और ये 2L वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब देखो चाहे तो आप लिखो 2L वेक्टर डॉट S वेक्टर या आप लिखो 2S वेक्टर डॉट L वेक्टर, एक ही बात होती है, क्योंकि A का B के साथ प्रोडक्ट और B का A के साथ प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होते हैं। बेसिक है, फर्स्ट ईयर 11th-12th पढ़ा था आपने वेक्टर में। तो यहाँ से हम लोग S वेक्टर डॉट L वेक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या है, और M क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और S क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या है। इस तरीके से सारे मैंने एक बार लिख दिए हैं आपके लिए। और J है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के से एसोसिएटेड क्वांटम संख्या। J भी एक क्वांटम नंबर है जो कुल कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। जैसे L भी क्या है, क्वांटम नंबर है जो कक्षीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। S एक क्वांटम नंबर है जो कि स्पिन क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और M मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को। अब हम लोग क्या करेंगे, जो S वेक्टर डॉट L वेक्टर है उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे।
जैसे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर का मान क्या होता है, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और एस स्क्वायर का मान क्या होता है, एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। इसी तरीके से जे स्क्वायर का क्या मान होता है, जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये हमने पढ़े ही थे जब हमने कक्षीय कोणीय संवेग पढ़ा था, तो एल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। जब हमने वो स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो स्पिनिंग मोशन के बारे में, स्पिनिंग मोशन नहीं, स्पिन के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्पिन की वैल्यू हमने निकाली थी कि जो एस जो होता है वो क्या होता है, एस एस प्लस वन एच कट, ये होता है। तो ये वही है, एस स्क्वायर कर दिया तो रूट हटा दिया। इसी तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम भी जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर। अब जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर, तो जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो जे जे प्लस वन एल एल प्लस वन एस एस प्लस वन, ये आ गया। तो स्पिन ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का प्रत्याशा मान ई एस एल इज इक्वल टू, अगर हम लोग ई एस एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान निकालेंगे, तो जैसे ये साइन लगाते हैं ना हम लोग इस तरीके से, इसका मतलब है उसकी एवरेज वैल्यू निकालना, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई एस एल, तो ई एस एल का मान क्या था, ई एस एल हमारे पास था एफ आर एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर, तो एफ आर की एवरेज वैल्यू और एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर की एवरेज वैल्यू, तो इसकी एवरेज वैल्यू ऊपर ये एक्सप्रेशन आया ही था, ठीक है। तो ये हो गया एच कट स्क्वायर बाई टू, और जे स्क्वायर था ना, ये देखो जे स्क्वायर का जे जे प्लस वन, एल स्क्वायर का एल एल प्लस वन, और एस स्क्वायर का एस एस प्लस वन, तो ये तीनों इस तरीके से हमने लिख दिए हैं। अब जे जो है उसके दो मान हो सकते हैं। दो मान कैसे, कि या तो जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है वो, और स्पिनिंग मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है एस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है। तो पैरेलल होंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए एल की डायरेक्शन ये है और एस की डायरेक्शन ये है, तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे में से घटाएंगी। जैसे ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है, तो हम लोग इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। अगर स्पिन अप हुई तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, और अगर स्पिन डाउन हुई तो एल माइनस एस, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखें, पहले हम लेंगे कि किसी क्वांटम ऊर्जा स्तर जिसके लिए एल बराबर 0, यानी कि एस कक्षक के लिए, जब एल का मान 0 होता है तो वो एस कक्षक होता है ना, एस कक्षक होता है एस, तो एल का मान अगर हम 0 लेंगे तो एल वाली जगह तो 0 आ जाएगा, और जे बराबर जैसे एल प्लस है या एल माइनस है जो भी है, एल 0 हो जाने पे तो क्या बचेगा, एस बचेगा जे बराबर, तो एस बचेगा ना। तो यहाँ पे जे की जगह रख दिया एस एस प्लस वन, ये तो एल एल प्लस वन है ही सही, और ये है एस एस प्लस वन, ये इससे कैंसिल, और एल क्या है 0। तो उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी या एवरेज वैल्यू होगी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो एस कक्षक की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एस कक्षक की ऊर्जा जो है वो स्प्लिट नहीं होती है। ये एस कक्षक के बारे में था। तो यहाँ पे एस कक्षक का क्लियर हो गया है। एल इज़ इक्वल टू 0 के लिए ई एस एल की एवरेज वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त ऊर्जा क्या है, 0 है। तो उस ऊर्जा स्तर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर एल नॉट इक्वल टू 0। जब एल जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है तो एस क्या हो सकता है, 1/2, और हो सकता है 1/-1/2। ये दो मान हो सकते हैं, स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो उसके लिए हम लोग अगर चेक करें तो जे का मान या तो क्या होगा, एल प्लस हाफ होगा, और या फिर जे का मान क्या होगा, एल माइनस हाफ होगा। तो हम लोग पहले रखेंगे एल प्लस हाफ। तो जब हम लोगों ने एल प्लस हाफ रखा उसमें ई एस एल की एवरेज वैल्यू में, तो एच कट स्क्वायर बाई 2 एफ आर एल प्लस हाफ, क्योंकि एल प्लस 1 होता है ना, तो हाफ प्लस 1 3/2 हो गया, और स्पिन एस एस प्लस 1 क्या हो गया, 3/4, क्योंकि 1/2 होती है ना, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया, 3/4, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एल प्लस 1, ये एज इट इज़ है। फिर आप इसको कर लो सही, एल स्क्वायर 3/4, और ये 4L/2, ये 3/4 है ही सही। कट कटा के लास्ट में क्या बचेगा, एल बचेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, एच कट स्क्वायर बाई 2 एफ आर और एल।
ठीक है। और जब जे बराबर एल माइनस हाफ है ना, तो एल माइनस हाफ के लिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो सेकंड केस के लिए जब एल इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू एल माइनस हाफ रखेंगे, तो जे का मान जब एल माइनस हाफ रखेंगे तो एल एल प्लस वन जे प्लस वन है, तो ये तो हो गया जे, और प्लस वन करोगे तो प्लस का एक होएगा और माइनस का 1/2 है, तो प्लस का 1/2, और टोटल स्पिन एस प्लस वन की जगह हमें रखना है 3/4, और यहाँ पे क्या है एल एल प्लस वन। तो जब गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा और एक आएगा माइनस का 1/4, और साथ में आएगा जैसे ये एल वाले जो वैल्यूज़ होंगी वो तो कैंसिल हो जाएंगी, 1/2 एल और माइनस 1/2 एल, तो यहाँ पे बचेगा एल माइनस वन, माइनस एल और माइनस वन। ठीक है। अतः उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा जिनके लिए एन और एल समान होते हुए भी जे में अंतर हो, यानी कि जिनके लिए एन और एल का मान तो समान है लेकिन क्या है जे जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जे में भी एल प्लस हाफ और जे में भी एल माइनस हाफ। इस तरीके से क्या होगा कि एन और एल क्वांटम संख्याओं वाला जिसमें एन और एल समान है, फिर भी क्या होगा प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा ना, तो उस ट्रांजिशन की वजह से हमें स्ट्रक्चर में दो लाइनें जो हैं वो प्राप्त होती हैं और सूक्ष्म संरचना या फाइन स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त होती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो ऊर्जा अंतराल हमें मिलेंगे, इन ऊर्जा अंतरालों की ऊर्जा में क्या डिफरेंस होगा। जैसे एक तो जे इज़ इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए और जे इज़ इक्वल टू एल माइनस हाफ, दोनों के लिए जो दो एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे डिफरेंट, उनकी ऊर्जा में क्या अंतर होगा। तो इसकी ऊर्जा और ऊपर वाले की और नीचे वाले की ऊर्जा का अंतर ज्ञात करना है, तो इनको घटा देते हैं, तो एल माइनस एल माइनस वन, तो ये प्लस का हो गया 2l प्लस वन, 2 से 2 गया तो एल प्लस हाफ बच गया, क्योंकि 2 को बाहर निकालेंगे तो एल प्लस हाफ हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा, एल प्लस हाफ एफ आर की एवरेज वैल्यू एच कट स्क्वायर। अब इसका एक एग्जांपल है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का। जैसे सोडियम का जो स्पेक्ट्रम होता है सोडियम परमाणु की वेपर का, सोडियम परमाणु की वेपर में जो येलो लाइट मिलती है उसकी येलो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 5890 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, सोडियम वेपर की येलो लाइट। ठीक है। उसकी वेवलेंथ होती है 5890, और ये लाइन जो होती है वो दो लाइनों का कॉम्बो के फॉर्म में मिलती है। एक लाइन मिलती है 5897 और दूसरी 5898.6 एंगस्ट्रॉन्ग। ये दो पास लाइनें मिलती है, जो एक्चुअल लाइन होती है ना उसकी स्प्लिट हो जाती है। येलो लाइट की एक्चुअल वेवलेंथ तो है 5890, और जो लाइनें हमें दो डबल मिलती हैं या जो स्प्लिटिंग होकर के मिलती हैं वो 5897 एंड 5891 दोनों तरफ मिलती हैं, जिनके बीच का वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 6 एंगस्ट्रॉन्ग के करीब का होता है। ठीक है। और ये जो लाइनें हैं वो P से S के अंदर 3P से 3S में संक्रमण से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए कैसे होता है ये ट्रांजिशन, कि जैसे ये S वाला लेवल है तो ये तो स्प्लिट नहीं हुआ, एज इट इज़ S इज़ इक्वल टू हाफ, क्योंकि J का मान क्या है हाफ ही रहेगा, S का मान हाफ है यहाँ पे, और L का मान 0 है S कक्षक के लिए, तो J हाफ हो गया। फिर P बराबर P के लिए L बराबर 1 होता है, तो J क्या होगा L प्लस हाफ, और ये हो सकता है L माइनस हाफ। तो प्लस हाफ होगा तो 3/2 और माइनस हाफ होगा तो 1/2। तो P के नीचे लिखेंगे 3/2 शो करता है उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम J को शो करता है, और P हाफ मतलब J इज़ इक्वल टू हाफ है। तो ये दो एनर्जी लेवल में यहाँ पे स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों से जब ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रम में हमें दो लाइनें मिलती हैं। ठीक है। और जब ये स्प्लिटिंग होती है तो जिसका कोणीय संवेग ज़्यादा होगा वो एनर्जी लेवल ऊपर शिफ्ट होगा, और जिसका कोणीय संवेग कम होगा वो एनर्जी लेवल नीचे होगा। तो ये 3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके। और ये भी इसी को शो करता हुआ है स्पेक्ट्रम है। ये डेल E/hc ये इन दोनों के बीच का वेव नंबर डिफरेंस है, क्योंकि ये डेल्टा E बराबर
क्या होता है, जैसे एच न्यू लिखें, न्यू बराबर क्या होता है, सी ओवर लेमडा होता है। तो ये एच सी से डिवाइड किया है तो 1/λ के बराबर है। तो 1/λ क्या होता है, तरंग संख्या होती है। तो 17 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है, p इज़ इक्वल टू 3/2 और p इज़ इक्वल टू हाफ, सॉरी p 3/2 और p हाफ जो है उनके बीच का वेव नंबर डिफरेंस है या तरंग संख्या अंतराल है। इतना अंतर होगा इनकी तरंग संख्याओं के बीच में, ठीक है, 17 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो एस एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड लेवल है। और ये इधर जो है ना, इतना ये स्पेक्ट्रम शो किया है कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर मिलती है, 2 लाइनें मिलती है बिल्कुल पास पास, नैनोमीटर तरंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। और इस कपलिंग के बारे में और भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये थी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया, किस तरीके से 2 लाइनें मिलती हैं हमें। ओके, तो इसको अच्छे से स्टडी करना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिएगा। ओके बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो और हमेशा फिज़िक्स को पढ़ते रहो, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहो, पर हर सब्जेक्ट को बहुत ही क्वालिटी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ो। खुश रहो, स्वस्थ रहो।